शुक्रवार को आतंकी तहब्बुर राणा से एनआईए मुख्यालय में कई घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक तहब्बुर राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। मुंबई हमले का आरोपी आतंकी तहब्बुर राणा इस वक्त एनआईए की हिरासत में है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कड़ी सुरक्षा में अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद राणा को कहां रखा गया है। सूत्रों से पता चला है कि राणा को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर के एक सेल में रखा गया है। इस सेल का साइज लगभग 14 फीट बाई 14 फीट है। ये कोठरी सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इसी में राणा को बिस्तर भी मिला है जो जमीन पर रखा गया है। बाथरूम भी सेल के अंदर ही है। इस सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी तो है ही, 24 घंटे पहरे के लिए गार्ड्स भी तैनात हैं। एनआईए के 12 अधिकारियों को ही इस सेल के अंदर जाने की इजाजत मिली है। एनआईए हेडक्वार्टर में राणा का मूवमेंट कम से कम रखा जाएगा और 2 कैमरों की निगरानी में पूछताछ के दौरान रिकॉर्डिंग भी होगी। इसके अलावा राणा को इसी सेल के अंदर खाना और बाकी जरूरी चीजें भी दी जाएंगी। फिलहाल राणा से पूछताछ के लिए 8 एजेंसियों ने एनआईए के पास आवेदन भेजा। आज अहमदाबाद में एक इमारत में आग लग गई। आग के चलते ही धुआं निकला, लेकिन वहां कोई जान हानि नहीं हुई और लोगों को कई मुश्किलों के बाद में बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें देख कलेजा मुंह को आ जाता है। जलती हुई इमारत से उतारी जा रही है ये बच्ची। और इस महिला ने तो खुद को ही किसी करिश्मे की तरह संभाल लिया। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में परिष्कार सी नाम की इमारत में लगी ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। एक मंजिल में लगी आग दूसरी मंजिलों में फैलती चली गई। 3-4 लोगों को बचाया गया ऊपर से और बाद में कई लोग अपने आप उतर भी गए थे। काफी लोग अपने आप उतर गए थे उसमें से, और जो नहीं उतर पाते कुछ वृद्ध आदमी थे उनको पकड़ के उतारा भी गया है वहाँ से ऊपर से। मैंने देखा तब ऊपर से काला काला और वो ब्लास्ट के आवाज आ रहे थे कि ब्लास्ट के आवाज सुने। आपके घर में भी चीजें जल गई हैं? हाँ, मेरे घर में दरवाजा, चप्पल का बॉक्स पूरा जल गया, 2 दरवाजे जल गए। ये भयावह और जानलेवा हादसा हो सकता था, लेकिन लोगों की सूझबूझ और हिम्मत ने इसे टाल दिया। पिछले कुछ दिनों से जारी हीट वेव संकट के बाद आज शाम दिल्ली का मौसम अचानक किसी जादू की तरह बदल गया। लेकिन ये जादू मनोरंजक नहीं, डराने वाला रहा। दिल्ली गेट के पास ये पेड़ गिरा और इसके नीचे एक मोटरसाइकिल दब गई। मंडी हाउस के पास पेड़ों की टहनियां टूटकर गाड़ियों पर जा गिरी। आईटीओ के पास एक पोल मुड़कर सड़क पर आ गया। पूरी दिल्ली गरजते आंधी तूफान की चपेट में दिखी। गिरे हुए पेड़, सड़क जाम और थमी हुई गाड़ियां। गुड़गांव के बजघेड़ा के पास द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक चलती गाड़ी पर गिरा लोहे का भारी भरकम गेट। गाड़ी में सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी को बाद में क्रेन से उठाया गया। इस अंधड़ का असर उड़ानों पर भी पड़ा। कम से कम 15 विमानों को कहीं और भेजा गया और दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानें टाली गईं। मुंबई दिल्ली के विमान को जयपुर भेजा गया। दिल्ली के मधु विहार थाने के तहत चंद्र विहार इलाके में बन रही एक इमारत की 6ठी मंजिल की दीवार गिरी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली में लगातार पड़ रही गर्मी के बीच जब यह अंधड़ आया तो नई तरह की मुसीबत चली आई। यह है मौसम का अतिरेकी मिजाज। दो साल की पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने आज पटना से अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया। पटना के गांधी मैदान में एक रैली करके। हालांकि संख्या के पैमाने पर यह रैली छोटी मानी जाएगी, लेकिन एक नए पार्टी के तौर पे इसे एक सफल शुरुआत माना जा सकता है। ये भाषण देने नहीं आए हैं,
आपसे माफी मांगने आए हैं। ये जन स्वराज पार्टी का ऐलान जंग है। एनडीए और इंडिया अलायंस के खिलाफ एक तीसरी ताकत के रूप में प्रशांत किशोर का बिहार चुनाव के लिए तैयारी का आगाज। पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज का ये जन सैलाब। मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हालांकि दूसरी राजनीतिक दलों की रैलियों की तुलना में ये रैली छोटी मानी जाएगी, लेकिन जन स्वराज की यह पहली रैली थी और एक तरह से राजनीतिक दल के रूप में इसका पहला कदम। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर जाम की स्थिति पैदा की, जिसकी वजह से कम लोग रैली में पहुंच सके। गांधी मैदान पटना में आयोजित रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितना इवनिंग वॉक्स में लोग गांधी मैदान में घूमते हैं। प्रशांत लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी पर हमलावर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पे उन्हें घेरने की कोशिश करते रहे हैं, खासकर बीजेपी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर। प्रशांत ने 10 दिनों के बाद अपनी पदयात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की। लालू यादव या नीतीश कुमार ये विशुद्ध तौर पर जात की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव विशुद्ध तौर पर जात की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर जोड़ रहे हैं। और जानकार मानते हैं कि भले जन स्वराज को सीटें कम है, लेकिन इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीटों के उलटफेर की वजह बन सकता है। दिल्ली में मेयर का चुनाव 25 अप्रैल को होगा और 23 अप्रैल तक नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से इस बार के मेयर का चुनाव खासा दिलचस्प हो गया है। दिल्ली के मेयर का चुनाव इस बार कांटे का होने वाला है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी की दिक्कतें खासी बढ़ गई हैं। पिछले साल के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को 133 वोट और बीजेपी को 130 वोट मिले, जबकि 2 वोट अवैध घोषित हुए। एमसीडी में 250 वार्डों में 12 सीटें खाली हैं। इनमें बीजेपी के 7 और आम आदमी पार्टी की 4 सीटें हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष 14 विधायकों को नामित करेंगे। दिल्ली में 7 सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी वोट डालते हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पास 116 पार्षद, बीजेपी के पास 113 और कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की राह इस बार आसान नहीं है। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं भले ही आप किसी भी ओहदे पर चले जाएं, कितना ही रसूख क्यों ना हासिल कर लें, लेकिन अतीत कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा ही हुआ है राजस्थान के एक आरएस अधिकारी के साथ, जिसके अतीत के काले कारनामों ने उसे एसडीएम की कुर्सी से एसओजी के शिकंजे में पहुंचा दिया है। एक दिन पहले तक राजस्थान के जैसलमेर के फतेहगढ़ के एसडीएम पद पर बैठा यह अधिकारी हनुमान राम कानूनी फैसले कर रहा था, लेकिन आज खुद कानून के शिकंजे में है। दरअसल हनुमान राम ने साल 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी बतौर डमी कैंडिडेट यानी नकली अभ्यर्थी के तौर पर शामिल होने का गुनाह किया था। यानी एक ऐसा अपराध किया था जिसे समय ने ढक तो दिया पर मिटा नहीं पाया। अब जब एसओजी ने इस परीक्षा में भर्ती घोटाले की परतें खोलनी शुरू की तो एक एक करके नाम सामने आने लगे और इसी कड़ी में आखिरकार हनुमान राम भी पकड़ में आ गया। दरअसल इस मामले में 4 दिन जोधपुर पुलिस ने नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा की गिरफ्तारी के बाद एसओजी को सौंप दिया था। नरपत ने पूछताछ में हनुमान राम के जुर्म का खुलासा कर दिया। एसडीएम ने नरपत की जगह भी परीक्षा दी और रामनिवास की जगह भी परीक्षा दी। 2 जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट अंतिम सूची में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनकी जगह डमी के रूप में ये अपीयर हुए थे एग्जाम में। रात भर हुई पूछताछ के बाद सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और एसओजी ने हनुमान राम से पूछताछ के लिए कोर्ट से 8 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया है। गर्मी की शुरुआत के साथ साथ पानी को लेकर भी चिंता बढ़ गई है और कोटा में एक ऐसा गांव है जहां उन्होंने गांव के तालाब पे पानी बचाने के लिए पहरा देना शुरू कर दिया है। कोटा का लखावा गांव और ये है इस गांव की रियासत कालीन तालाब, जो समय की मार और सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते अब अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में है। ये तालाब कभी पूरे इलाके की लाइफलाइन हुआ करता था।
जो इंसानों और मवेशियों की प्यास बुझाता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये तालाब सूख चुका है। अब इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तालाब का अधिकांश हिस्सा अब सिर्फ मिट्टी है या कीचड़। राजस्थान में जल संकट और तालाब के पानी के दुरुपयोग के चलते अब इस इलाके के मवेशी और जंगल के जानवर पानी को तरसने लगे हैं। वहीं गांव वालों ने एक अनोखा तरीका निकाला है, पानी पर पहरा बिठाकर। गांव के नए फरमान के मुताबिक अब कोई भी इस तालाब के पानी को मोटर से नहीं खींचेगा, कोई टैंकर नहीं भरेगा, कोई अपने खेत के लिए निजी तौर पर उपयोग नहीं करेगा। एक तो खेती के लिए हमने पानी बंद कर दिया, एक कोई टैंकर वगैरह भर के नहीं ले जाएगा, और जो भी खेती के लिए पानी निकालेगा या टैंकर वगैरह भर के ले जाएगा तो उसके लिए हमने 11,000 रुपए का जुर्माना रखा है। अब सुबह से शाम गांव के लोग अलग अलग टीम बनाकर इस तालाब पर पानी चोरी को रोकने में जुटे हुए हैं। गांव वाले कहते हैं कि हमने ये फैसला इसलिए लिया कि ये पानी हमारे मवेशियों के लिए बचा रहे, क्योंकि मवेशी ही ग्रामीण परिवेश में असली धन होते हैं। जंगल से जो जानवर आते हैं उनकी भी इससे प्यास बुझ सकती है। गांव की ये परेशानी है, गांव में पानी की बहुत परेशानी है। ये तालाब पूरा झर रहा है, इनका काम नहीं हो रहा है। हम रात दिन चौकीदारी एक कर रखी है यहाँ पे, चढ़ा चुड़गली जानवर, जंगली जानवर सबके लिए बैठे हम, इनकी रिकॉर्डिंग इस बात से कर रहे हैं हम। ये हो ही नहीं रहा इसका काम हो जाए, कैसे भी करके इनकी नीचों से जड़ों से काम हो। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एक प्रेम कहानी है जो 2 परिवारों को उजाड़ गई और कई सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या एक पिता की भूमिका उसके बेटी के बालिग होते ही खत्म हो जाती है। बेटी तूने अच्छा नहीं किया, ये शब्द है एक टूटे हुए पिता के, एक ऐसे पिता के जिसने बेटी की पसंद को नहीं बेटी को ही खो देने का दर्द सहा और फिर खुद को गोली मार ली। ग्वालियर में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम विवाह से आहत होकर अपनी जान दे दी, लेकिन ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, ये एक पिता की चीख थी जिसे किसी ने नहीं सुना। 49 साल के मेडिकल स्टोर संचालक ऋषिराज जायसवाल ने अपना आखिरी खत अपनी बेटी हर्षिता के आधार कार्ड पर लिखा मैं उन्हें मार सकता था, लेकिन अपनी बेटी को कैसे मार दूं? तूने अच्छा नहीं किया बेटा। भारत का संविधान भी गलत है जो बालिग होते ही पिता से बेटी छीन लेता है। इस नोट के एक एक लाइन में बसी है उस बाप की लाचारी। लिखा वो वकील भी दोषी है जो चंद रुपयों के लिए एक परिवार की बलि चढ़ा देता है। घर में सुबह गोली चलने की आवाज आई, लोग भागे, दरवाजा खोला और सामने पड़ा था एक पिता का लहूलुहान शव, जिसने बेटी की जिद और सिस्टम की चुप्पी के बीच खुद को खत्म कर लिया। बालिग लड़की ने पड़ोस में रहने वाले अन्य समाज के युवक से शादी कर ली थी और माननीय न्यायालय के आदेश से वो उसके साथ चली गई थी। उससे व्यथित होकर उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस बिटिया की दूसरे लड़के से शादी से एक पिता ने खुद को मार डाला, उनके सुसाइड के बाद गुस्साए परिजनों ने आनंद के पिता गुलाब प्रजापति को घर से खींचा और फिर सड़क पर ले जाकर घसीटा, मारा, पीटा। एक मौत ने दूसरी हिंसा को जन्म दे दिया। आधुनिक दौर में इंसान टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि पहचानना मुश्किल है कौन मशीन है और कौन इंसान। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं वही आजकल अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। हर्षा रिछारिया आत्मिक शांति ढूंढने महाकुंभ गई थी, वहां वायरल हुई और कुछ विवाद भी पीछे पड़े। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से उनकी तस्वीरों और वीडियो का ऐसा फर्जी संसार रचाया गया जिसमें वो थी लेकिन वो खुद नहीं थी। अश्लील वीडियो, फर्जी आधार कार्ड, ऑनलाइन ठगी के झूठे दावे और उनके नाम पर लोगों से की गई उगाही, ये सब तब सामने आया जब कई लोग उनके संपर्क में आए और उनसे कहने लगे कि उन्होंने पैसा क्यों मांगा। मेरे नाम से जो एआई के वीडियोस बन रहे हैं, अश्लील वीडियोस बन रहे हैं, उन सब की लगभग 55 आईडीज की मैंने यहाँ पे आज एफआईआर की है। शैलेंद्र उपाध्याय भोपाल में ही रहते हैं, एक आम नौकरी पेशा शख्स। लेकिन जब उनके बैंक के खाते से अचानक पैसा उड़ गया तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। साइबर क्राइम या साइबर पुलिस की वो करें तो एकदम जीरो निग्लिजेंसी है, मतलब वो समझते ही नहीं इस चीज को। आंकड़े हैं लेकिन पुलिस की शिकायत का रजिस्टर ऐसा खुलता है जैसे गर्मी में आम मीठे नहीं होते, बस सड़ते रहते हैं। रजिस्टर में शिकायतें हैं, पुलिस के पास नीयत नहीं। इन नए नए तरीकों से हमें सावधान रहने की जरूरत है और अगर किसी के साथ ऐसी कोई भी घटना हो तो यहाँ पे साइबर क्राइम में हमारे कार्यालय में इसकी सूचना देगी। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं एआई के जरिए लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। तो जहाँ लालच आएगी वहाँ कहीं ना कहीं 420 होगी और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होंगे।
आर्थिक राजधानी मुंबई में वाटर टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल का लगातार दूसरा दिन है। हाउसिंग सोसाइटी, कॉरपोरेट ऑफिस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल्स और थिएटर भारी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। 2 दिनों से मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में पानी नहीं आ रहा। दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल टैंकर एसोसिएशन हड़ताल पर है, जबकि मुंबई की प्यास और पानी की ज़रूरत बस बीएमसी से पूरी नहीं होती, टैंकरों की भी इसमें भूमिका होती है। फिलहाल तो हमने खुद आधे स्टाफ को छुट्टी दे रखी है, वर्क फ्रॉम होम पे भेजा हुआ है, पर कब तक चलाएंगे ऐसे? वर्क फ्रॉम होम से काम नहीं चलेगा ना इतने दिन तक। दरअसल बीएमसी ने टैंकरों को पानी देने वाले कुओं के मालिकों को लाइसेंस लेने के लिए नोटिस दिया है। टैंकर एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। मुंबई के संरक्षक मंत्री आशीष शेलार ने जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। स्ट्राइक हमने नहीं किया हुआ, खुद गवर्नमेंट ने नोटिस देके बंद कराया, ये बंद हुआ, अभी तक कोई खोलेंगे नहीं जब तक इसका अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, जब तक सीएम के सामने बात नहीं होता। आदित्य ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी है कि 48 घंटों में अगर मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल का कोई समाधान नहीं किया गया तो हर वार्ड कार्यालय के बाहर उनकी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। और जो पिछले 2 सालों में सिर्फ बातें करके आए, उस बातों पे अमल हो, उस बातों की अगर आप देखें तो उस पर कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ जाए कि ये रूल्स जो है ये इम्प्रैक्टिकल है, थोड़ा अमेंड किया जाए मुंबई के लिए। सरकार को पानी की कमी के कारण मुंबईकरों के सामने आ रही स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो यह परेशानी भरा हो सकता है।